हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो रीट एग्ज़ाम के लिए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कर रहे थे, तो आज उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। वही क्वेश्चंस कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर में है, तो सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। तो जो रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम इसमें देखेंगे आज टॉप 20 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे। तो इसका पार्ट 2 देखेंगे। जो पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे रीट एग्ज़ाम की आपको जो भी नोटिफिकेशन हो मिल जाए। और लाइक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करने से अधिगम अधिक प्रभावी व सरल हो जाता है। यह सीखने के किस नियम की व्याख्या है? तो ये किस सीखने की कौन से नियम की व्याख्या कर रहा है? साहचर्य परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम या प्रभाव का नियम? तो फ्रेंड्स, का क्या आंसर हो जाएगा? तो जो पाठ क्या कर रहा है, योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर रहा है जिससे जो उसका अधिगम हो बहुत सिंपल हो जाए और प्रभावी हो जाए। तो क्या कर रहा है, आंशिक क्रिया का नियम कहेंगे, जिसमें क्या करते हैं, पार्ट योजना द्वारा जो यूनिट्स होती है उनको छोटे छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य पे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। नहीं, असत्य, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो पहला लिखा हुआ है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक दिशा होता है, या फिर विकास लचीला व संशोधन योग्य है, या विकास ऐतिहासिक दशाओं को प्रभावित करता है। तो कौन सा कथन असत्य है? विकास के जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें कौन सा कथन असत्य है, आपको आंसर करना है। तो आंसर करिए। तो कौन सा गलत हो जाएगा? विकास एक दिशा है, तो विकास एक दिशी नहीं होता है, ये स्टेटमेंट जो गलत है, तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। असत पूछा गया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास जो होता है लचीला होता है और संशोधन योग्य होता है, और विकास जो होता है हमें सभी ऐतिहासिक दिशाओं को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन पे। या चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो बताना है कि मतलब चेतना या जानकारी कौन सी, जब वस्तु का जो प्रत्यक्षण नहीं है हमारे सामने लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो बना है, तो कौन सी विशेषता में? संवेदी पेशी, मूल सक्रियात्मक, या मूल संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? तो ये किसने दी थी चार अवस्थाएं? जीन पियाजे की स्टेट है। पहले संवेदी पेशी आती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये इसके चारों सही से क्रम दे रखे हैं। तो किसमें यह लक्षण पाया जाएगा ये आपको बताना है, कौन सी अवस्था में? तो ये पाया जाएगा संवेदी अपेशी अवस्था, मतलब से वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। याद रखिएगा, वस्तु स्थायित्व का जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। ये भी याद रखा गया, बार बार पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशी में कौन सा, कितने साल तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक। तो किसमें हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक बालक प्रश्न करता है कि आकाश का रंग नीला है, क्यों है? वृक्ष कैसे बढ़ते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार यह गुण बालक के 4 से 7 वर्ष में आने लगते हैं। इसे पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो पियाजे ने इसे कौन सा नाम दिया है ये आपको बताना है। अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था, या समान परिपवन विचार की अवस्था, या आसक्ति की अवस्था, या प्रत्यक्षण की अवस्था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो विचार होता है जो 4 से 7 वर्ष में आने लगता है, तो इसने पियाजे ने क्या नाम दिया? अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% क्वेश्चन सही है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, स्थूल पेशी कौशल क्या उदाहरण है? तो एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो उसमें सूक्ष्म में क्या होता है, जो हमारी सेंसरी, वो सूक्ष्म में क्या होता है जिसमें छोटी छोटी क्रिया करते हैं। स्थूल में जो बड़ी मोटर होती हैं। तो ब्लॉक बनाना आएगा, लिखना आएगा, सीढ़ियों पर चढ़ना या उतरना, या सभी? तो स्थूल पेशी कौशल का उदाहरण आपको बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर करिए। तो क्या होगा? सीढ़ियों पे चढ़ना या उतरना। और जो ये हो जाएगा स्थूल पेशी, जिसमें बड़ी मोटर, हमारी बड़ी मोटर स्केल काम करती है, ठीक है, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। अगर सूक्ष्म आता तो ब्लॉक बनाना और लिखना आ जाता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है,
अधिगम की विशेषता नहीं है, तो लर्निंग की हमें बतानी है कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, नहीं पे हाईलाइट जरूर कर लिया करिए। पहला लिखा है अधिगम में अनुभव सम्मिलित रहता है, या अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, अधिगम और निष्पादन एक ही है, या अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम निहित होता है। तो क्या अधिगम की विशेषता नहीं होगी, तो आपको गलत ऑप्शन बताना है कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अधिगम और निष्पादन एक ही है, गलत है, जो है दोनों अलग अलग है, तो ये नहीं हो सकता, तो यही स्टेटमेंट सही है। अधिगम में अनुभव सम्मिलित होता है, ये भी अधिगम की विशेषता है। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, और जो अधिगम होता है वह मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो क्या है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक बच्चा फूला हुआ गुब्बारा क्या करता है, पकड़ता है, फिर उसके हाथों में फूट जाता है, जो उसके हाथों में फूट जाता है, जिसकी तीव्र ध्वनि के कारण क्या करता है, बच्चा डर जाता है। फिर अगली बार बच्चे को जब फूला हुआ गुब्बारा दिया जाता है तो बालक गुब्बारे के फटने के डर से गुब्बारा लेता ही नहीं है। तो ये जो उदाहरण है वो लर्निंग के किस प्रिंसिपल को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पार्श्विक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या आनुभविक अनुबंधन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन, मतलब कि उसे क्या हुआ है, उसे अपने जो पहला एक्सपीरियंस है उससे पता चल गया कि वो गुब्बारे को लेता है और वो फूट जाता है, जिससे वो डर है, तो इसी डर के चक्कर में क्या कर रहा है, वो दोबारा गुब्बारा नहीं ले रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खास आकार और आकृति वाले जार की जगह को जान गया है, ठीक है, फिर क्या करता है, जिसपे मिठाइयाँ रखी जाती है, जब वहाँ पास नहीं होती है तो बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो ये अधिगम क्या कहलाता है, तो बताना है। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, क्षेत्रवादी अधिगम, संबंध प्रतिक्रिया अधिगम, या नैमित्तिक अधिगम। तो कौन सा अधिगम होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे नैमित्तिक अधिगम, मतलब क्रिया प्रस्तुत का नियम किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, उसको मतलब पता चल गया है कि जो माँ है वो किस में रख रही है, इस जार को समझ गया। तो जो मिठाइयाँ रखी जाती है तो क्या कहते हैं, जब माँ नहीं होती तो उसको क्या करता है, अपनी उसके द्वारा उसके अधिगम के द्वारा वो जार को खोज लेता है और मिठाइयों को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोलमैन के अनुसार अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन तब तक नहीं होता जब तक प्रदान नहीं किया जाता। तो क्या प्रदान नहीं किया जा सकता, उद्दीपक, प्रबलक, अनुबंधन, या दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबलक। तो क्या नहीं प्रदान किया जाता है, तब तक अधिगम प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक प्रबलक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता के लक्षण सम्मिलित नहीं है। तो बताने किसमें अधिगम अशक्तता के लक्षण नहीं है। अक्षरों व शब्दों व वाक्यों को लेने में कठिनाई, अवधान संबंधी विकार, मौखिक अनुदेशों का अनुसरण, पठन वैकल्प के लक्षण। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है CDP। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कराऊंगी, जो आपके लिए फरवरी तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, सम्मिलित नहीं है, मौखिक अनुदेशों का अनुसरण। जबकि अधिगम अशक्तता में सम्मिलित नहीं है तो पूछा गया है। तो सम्मिलित क्या क्या, अक्षरों व शब्दों व वाक्यों को लिखने में कठिनाई, ये भी अवधान संबंधी विकार भी, और पठन वैकल्प के लक्षण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। लिखा हुआ है चिंतन क्या है, तो आपको बताना चिंतन थिंकिंग क्या है। उच्चतर मानसिक प्रक्रिया, संगठित लेकिन लक्ष्य निर्देशित नहीं, बाह्य मानसिक प्रक्रिया, इसका पता बाह्य व्यापार से भी नहीं लगाया जा सकता। तो चिंतन क्या है, तो चिंतन क्या हो जाएगी, चिंतन है संगठित लेकिन लक्ष्य निर्देशित नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगी उच्चतर मानसिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सभी बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर हैं, अतः मैं भी बिल्ली हूँ। कथन किस प्रकार की तर्कणा है। तो क्या बताना चाह रहा है कथन, आगमनात्मक तर्कणा, या फिर समान अनुमान तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा, या फिर वास्तविक तर्कणा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताना सभी बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर है।
तो क्या बताना चाह रहा है, तो आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका, निगमनात्मक तर्क का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि अध्यापक भर्ती में एग्जाम होना बंद हो जाए तो क्या होगा। तो यह प्रश्न जो है किससे संबंधित है, बुद्धि से या फिर तर्कना से, सृजनशीलता से या फिर ज्ञान से, बताइए, आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। तो अगर भर्ती में एग्जाम बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब अब सारे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी से हो जाएगा, मतलब इसके सबके अलग अलग विचार आएंगे, सबके अलग अलग रीजन होंगे। तो क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी से। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक नहीं सीखता बल्कि उसके भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। इसके समर्थक कौन से, तो किसने इसका समर्थन किया है, स्किनर ने, कर्ट लेविन ने, मतलब कुर्ट लेविन भी बोलते हैं, या थांडाइक, या कोई नहीं। तो जो बालक भाषा के अनुकरण से नहीं सीखता है, किसने कहा, ना कि स्किनर ने कहा है, ना ही थांडाइक ने, ना ही कुर्ट लेविन ने, और कोई नहीं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये किसने कहा है, नॉन चॉमस्की। याद रखिएगा, इन्होंने ही बोला है कि जो बालक जो भाषा है उसको अनुकरण से नहीं सीखता, क्या करता है, उसकी जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। तो कौन है, नॉन चॉमस्की जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, आवश्यकता जन्म देती है, किसे देती है, अंतर्नोद को, उद्वेलन को, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार को, या उपलब्धि को। तो आवश्यकता किसको जन्म देती है, तो ये देती है अंतर्नोद को। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसे देगी, अंतर्नोद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अंतिम आवश्यकता क्या है। तो व्यक्ति की अंतिम आवश्यकता बतानी, जो मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। सम्मान की आवश्यकता, आत्मिकता की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा की अवस्था। तो मैं बता दूं, इन्होंने एक वो दिया था, पिरामिड दिया था, उसमें इन्होंने 5 आवश्यकता इंपॉर्टेंट बताई थी। तो उन्होंने जो सबसे नीचे बताया था वो क्या था, शारीरिक अवस्था, मतलब बच्चे क्या, रोटी कपड़ा मकान, जो शारीरिक अवस्थाएं होंगे, जो सबसे के अनुसार जो अंतिम अवस्था, जो सबसे ऊपर अवस्था होती है अंतिम, वो कौन सी होती है, आत्मीयता की, मतलब आत्म सिद्धि की होती है आवश्यकता। इस तक जो आदमी होता है बहुत कम ही पहुंच पाता है, 5% इंसान इस पे पहुंच पाता है। तो कौन सा हो जाएगा, आत्मीयता की आवश्यकता, जो सबसे अंतिम आवश्यकता होगी मैस्लो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है, संवेग मतलब जो आपका इमोशंस हैं क्या है, संवेग क्या है, एक वस्तुनिष्ठ भावना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में समान होता है के कारण शारीरिक परिवर्तन आते हैं, या मानसिक रूप से व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग के कारण क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, तो बिल्कुल। और जो मानसिक रूप से व्यक्ति में इसमें परिवर्तन होते हैं, नहीं आते, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसका जो संवेग क्या है, संवेग के कारण हमारे क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने की कुछ मात्रा में अक्षमता, मतलब रंगों का हम प्रत्यक्षण नहीं कर पा रहे, तो ये अक्षमता क्या होगी, रंग दैर्घ्य, वर्ण विक्षेपण, या वर्णांतता, कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो कौन सी हो जाएगी, वर्णांतता, जिसमें क्या होती है, रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो उसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है, तो कौन सा कहलाता है, अपसारी, आगमनात्मक, आगमनात्मक, या निगमनात्मक, या तार्किक, आंसर कीजिए। जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निगमनात्मक चिंतन हो जाएगा। जबकि तार्किक, जो तार्किक लॉजिकल देता है, अपसारी क्या होगा, मतलब ओपन एंडेड, मतलब बहुत सारे समाधान देगा। और जबकि आगमनात्मक में क्या होता है, समस्या का समाधान तो होता है लेकिन एक नहीं कई होंगे समस्या के समाधान। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, निगमनात्मक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20, एरिक्सन की विकासात्मक अवस्था जिसमें किशोर इस तरह के द्वंद्वों का सामना करते हैं कि वे कौन है, वे क्या है, और वे जीवन में कहाँ जा रहे हैं, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम, उपक्रम बनाम ग्लानि, समग्रता बनाम भग्नाशा, या कोई नहीं। तो एरिक्सन के जो विकासात्मक सिद्धांत दिए गए हैं, तो इसमें ये जो सिद्धांत है किसको कहा जा रहा है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए पहले इसका क्या राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो इंसान अपनी पहचान बनाता है, वो कहता है कि वे कौन है, वे क्या है, और उसके जीवन में वो कहाँ जा रहा है। तो ये जो उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए।
अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने आपके क्वेश्चन सही हैं वो ज़रूर बताइएगा। फिर पार्ट 3 में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप रेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।